नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश या दर्पणों का परावर्तन भाग 2। भाग 1 में हमने बहुत सारी जानकारी दी थी इसके बारे में। भाग 2 में इसकी चर्चा करते हैं, देखते हैं। और चर्चा करने से पहले आज हम एक चीज आपको बता दे रहे हैं, भाग 1 में बताया नहीं था कि प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो ये I बराबर R होता है। ये दूसरा नियम था। मगर ये अगर आपतित किरण अभिलंब से आए तो निर्गत किरण भी अभिलंब की ओर ही चली जाएगी, यानी कि वापस। ये अगर आपतित किरण ऐसे आएगी तो निर्गत किरण भी वापस इसी मार्ग में चली जाएगी, इसी नियम से। इसी प्रकार दर्पण में भी होता है। जैसे इसमें समतल दर्पण में अभिलंब होता है, उसी तरह ये गोलीय दर्पण में वक्ता केंद्र होता है। जब गोलीय दर्पण में कोई किरण वक्ता केंद्र से जाती है जिस मार्ग पे, तो उसी मार्ग में वो किरण वापस भी आ जाती है। ये इसका नियम होता है। इसी नियम से जुड़े ये दर्पण के प्रतिबिंबों की स्थिति भी है। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। तो पहली स्थिति है जब वस्तु कोई अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब फोकस में बनेगा, जो वास्तविक रहेगा। और बता चुके हैं परिभाषा में कि हर एक वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा हमेशा बनता है, उल्टा बनेगा और ये वस्तु से छोटा बनेगा। इसकी चित्र देखते हैं, चित्र से समझ में आएगा। माना कोई अवतल दर्पण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अवतल दर्पण है, ये इसका वक्ता केंद्र है, ये इसका फोकस है। अनंत से यानी कोई वस्तु अनंत पर रखी है, वो डैश अनंत पर रखी है। अनंत से किरणें आ रही हैं। माना एक किरण फोकस जाएगी, एक किरण वक्ता केंद्र से जाएगी। माना खाली ये मानते हैं हम लोग, तो ये फोकस से जाएगी। तो कोई किरण जब फोकस से जाती है, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नियम है। और ये बताए चुके हैं, जब कोई वक्ता केंद्र से जाएगी तो फिर ये वापस उसी मार्ग में वापस हो जाती है। तो वक्ता केंद्र से जाएगी जिस मार्ग में, उसी मार्ग में वापस। तो ये यहाँ पर दोनों किरणें मिल रही हैं और ये देखेंगे ये फोकस की सिधाई में है। तो इसका प्रतिबिंब इसी प्रकार फोकस बनेगा। प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं अंग्रेजी में, इसीलिए इसको I' से दर्शाते हैं। इस प्रकार इसका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में हो। सी को वक्ता केंद्र कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में हो तो फिर प्रतिबिंब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बनता है। इसके बारे में जानते हैं। ये वस्तु है कोई, ये वक्ता केंद्र हुआ, ये फोकस हुआ। ये कोई किरण इधर से आएगी, कोई किरण ऐसे जाएगी, ये समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात। ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस चली जाती है। तो यह प्रतिबिंब ये इधर बन रहा है। ये अनंत इधर है, ये अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में वस्तु है। ये किरण ऐसे आ रही है, ये इधर से निर्गत होगी। तो ये प्रतिबिंब ये इधर ऐसे बन रहा है। तो ये वक्ता केंद्र और फोकस के मध्य बन रहा है प्रतिबिंब, इसीलिए इसका ये होगा। और ये चित्र से ये पता चल रहा है वस्तु से छोटा है, उल्टा है। उल्टे प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होते। तो तीसरा है वक्ता केंद्र पर अगर वस्तु रखी हो, तो अगर वक्ता केंद्र पर वस्तु रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र ही पर बनता है। ये अवतल दर्पण है कोई, ये इसका फोकस है और ये कोई वस्तु है जो वक्ता केंद्र पर रखी है। वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको O' से दर्शाएंगे। ये समांतर जाएगी और एक किरण ये फोकस से होके जाएगी। तो ऐसी किरण हम लोग को पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो ये समांतर है, परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी। ये फोकस मान लीजिए इधर है, और ये फोकस जा रही, परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। तो फिर ये दोनों किरणें ये यहाँ मिल रही, तो ये वस्तु के बराबर ही बन रहा है और ये वक्ता केंद्र पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा, उल्टा बन रहा है, और उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं और वस्तु के बराबर ही बनेगा। इसी प्रकार ये भी होता है कि वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के मध्य हो तो फिर प्रतिबिंब अनंत और
वक्ता केंद्र के मध्य बनेगा, वास्तविक उल्टा बड़ा। इसी प्रकार के चित्र बनते हैं उसमें भी। अगली स्थिति है जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी फोकस होते हैं। ये दोनों एक दूसरे संयुग्मी फोकस होते हैं। ये संयुग्मी फोकस क्या होता है? जब O का प्रतिबिंब I पर और I का प्रतिबिंब O पर बने तो इस घटना को संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो जिस प्रकार ये C व F के मध्य की वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत व C के मध्य, तो उसी प्रकार अनंत और C के बीच की वस्तु का प्रतिबिंब F व C के मध्य बनता है। ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी फोकस हैं। और ये अनंत पर वस्तु रखी रहती है तो F पर प्रतिबिंब बनता है, और F पर वस्तु रखी होती है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी फोकस होते हैं। इसके बाद आखिरी स्थिति है जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो तो फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, आभासी रहेगा, सीधा रहेगा तथा वस्तु से बड़ा रहेगा। इसकी स्थिति जानते हैं। तो इसके बाद अगला है कि अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसको वो चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये फोकस है, ये ध्रुव है, वस्तु इन दोनों के बीच में कहीं रखी है तो एक किरण जाएगी, ये समांतर जाएगी, समांतर किरण ये फोकस से होकर जाती है, ये फोकस पे आएगी, और ये वक्ता केंद्र से जो किरण आती है उसी मार्ग में वापस चली जाती है। और ये किरण यहाँ पर कभी नहीं यानी मिलेंगे नहीं, ये हमेशा बढ़ती जाएंगी। इसीलिए इनको आभासी रूप से पीछे बढ़ाएंगे तो फिर प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। सीधा, वस्तु से बड़ा, आभासी, इस प्रकार इनके प्रतिबिंब होते हैं। अब उत्तल की प्रतिबिंब की प्रकृति जानेंगे। तो आइए आप जानते हैं उत्तल दर्पण की स्थिति प्रतिबिंब वस्तु की कैसे होती है। उत्तल दर्पण में चाहे वस्तु जहां भी रखी हो उसकी एक ही तरह की स्थिति होगी। तो देखते हैं, कोई वस्तु रखी है, ये जब यहाँ दर्पण से टकराएगी तो फिर ये फोकस की ओर जाएगी, यानी कि समांतर किरण आ रही मुख्य अक्ष के, तो ये टकराने के बाद फोकस की ओर जाएगी, यानी जाती हुई प्रतीत होगी एक तरह से, क्योंकि परावर्तन के पश्चात ये आगे चली जाएगी तो फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस जाएगी। और ये किरण जो है वक्ता केंद्र की ओर जाएगी, वक्ता केंद्र की ओर जाएगी, मगर यहाँ से परावर्तन के पश्चात वापस सी मार्ग में चली जाएगी। तो इसको आभासी रूप से दोनों किरणों का आगे बढ़ाएंगे तो जहां पर ये कटेंगी वहीं पर इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो चित्र से ही पता चल रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा बन रहा है, और सीधे प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं। और ये प्रतिबिंब देखिए पता चल रहा है ये वस्तु से बहुत छोटा है, तो फिर इसकी वो प्रॉपर्टी होगी, ये बनेगा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा और आभासी, इसीलिए दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, इस प्रकार ये इनकी स्थितियां होती हैं। तो आइए अब पाठ के आखिरी टॉपिक की चर्चा करते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन, इसको मैग्निफिकेंस कहते हैं अंग्रेजी में। तो m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसको और ज्यादा करेंगे माइनस का v/u, जहां माइनस ये दर्शाता है कि u के लिए माइनस का उपयोग करा गया, और u जानते हैं माइनस ही होता है, क्योंकि जिधर की ओर से प्रकाश की किरण आती है वो हमेशा माइनस होता है। दर्पण की पहचान किस प्रकार करें? दर्पण की पहचान, दर्पण की पहचान किस प्रकार करें? तो जब हम उत्तल दर्पण हाथ में लेंगे तो चाहे कहीं भी ले जाए हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। स्थिति के में अभी जाना था हमने कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रकार पहचानेंगे, या फिर छू के पहचानेंगे तो उत्तल दर्पण बीच में उभरा हुआ होगा और किनारे चपटा हुआ होगा। और इसी का उल्टा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण इसी का उल्टा है, मगर कुछ स्थितियों में उल्टा है, यानी कुछ स्थितियों में इसका उल्टा है कि ये बीच में जो है दबा हुआ होता है और किनारे किनारे उठा हुआ होता है अवतल दर्पण। और ये खाली छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता, कहीं कहीं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, कहीं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रकार था, हम सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल कह रहा है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, इसीलिए ये पॉजिटिव ही रहेगी। और जो प्रतिबिंब है वस्तु की अपेक्षा 4 गुना कम की दूरी में बन रहा है। ये v बराबर u/4 दिया गया क्वेश्चन में,
तो उसमें पूछ रहा है u का मान कितना होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सूत्र हम लोग जानते हैं दर्पण का A/F बराबर 1/B प्लस 1/U ये होता है। तो F का मान 30 है, 1/30 बराबर V का मान दिया है U/4 1/U/4 और उत्तल दर्पण में V हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसको पॉजिटिव ही लेंगे और प्लस 1/U ये है। और ये हम जानते हैं कि वस्तु जिधर की ओर भी रखी रहती है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, इसीलिए U नेगेटिव होगा। तो 1/30 बराबर ये U नीचे रहेगा, 4 ऊपर चलाएगा तो आएगा 4/U माइनस 1/U ये है। दोनों के हर समान है तो फिर इनको हल करेंगे तो फिर आएगा 1/30 बराबर 4 में 1 गया 3/U इस प्रकार आएगा। तो ये गुणा हो जाएगा, 3 गुणा तो फिर आएगा U बराबर 90 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा। तो अब अगले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूर पर प्रतिबिंब बनाती है। तो इसी से पता चल रहा है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो फिर ये होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होगा क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु से एक छोटा ही प्रतिबिंब बनता है बस, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, तो फिर अवतल दर्पण होगा। और अवतल दर्पण में दोनों चीजें निगेटिव ली जाती हैं, यानी कि दोनों दर्पण की एक ही ओर बनेंगे, प्रतिबिंब भी एक ही उसी ओर बनेगा और वस्तु भी उसी ओर रहेगी, इसलिए दोनों चीज नेगेटिव ली जाएंगे। आवर्धन पूछा M बराबर होता है V/U। तो प्रतिबिंब की दूरी भी इसमें अवतल में नेगेटिव ली जाती है और वस्तु की दूरी भी नेगेटिव ली जाती है। तो फिर इसको हल करने के लिए करेंगे, प्रतिबिंब दूरी है 30 सेंटीमीटर तो 30 बटे वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, दोनों हमें नेगेटिव लिए जाएंगे तो हल करेंगे आएगा 3। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता इसलिए 3 गुना। ये आवर्धन ये बताता है कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बनेगा, तो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनेगा, इस प्रकार होता है। अब इसके बाद अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अवतल दर्पण से कोई वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है और प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो दर्पण की वक्ता त्रिज्या पूछ रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे, 2 मीटर बराबर जानते हैं 200 सेंटीमीटर होगा, 200 सेंटीमीटर होगा। तो फिर इसको हल करेंगे, पहले इसमें F निकालते हैं। F क्या होगा, F निकालते हैं पहले 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U ये हुआ। तो इसको हल करेंगे 1/F बराबर, अवतल दर्पण में U भी दोनों माइनस लिए जाते हैं तो 1/V का मान निगेटिव लेंगे, V का मान 50 है तो माइनस का 1/50 हो जाएगा, माइनस का U भी माइनस का होगा इसलिए बीच में माइनस लगा लिया तो 1/200 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 1/F बराबर लासे लेंगे आएगा 200 और हल करेंगे तो 5 चौक 20 4 -1 -4 -1 आएगा तो फिर F 1/F बराबर माइनस का 5/200 -5/200 इसको हल करेंगे आएगा 40, त्रिज्या गुणा कर देंगे तो फिर आएगा -F बराबर 40 सेंटीमीटर और माइनस चिन्ह इधर ले जाएंगे, F बराबर -40 सेंटीमीटर। जहां माइनस चिन्ह दर्शाता है कि फोकस दूरी अगर माइनस में हो तो दर्पण अवतल होगा, अर्थात सवाल हम लोग ने सही करा था। तो अब इसकी पूछ रहा है वक्ता त्रिज्या कितनी होगी। तो एक सूत्र हमने आपको बताया था वीडियो पहले भाग में, F बराबर R/2 ये सूत्र बताया था। तो फिर होगा 2F बराबर R। दर्पण की वक्ता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है तो 2F बराबर R, F का मान 40 निकाला ही है तो फिर 2 × 40 बराबर R तो आ जाएगा R बराबर 80 सेंटीमीटर। इस प्रकार सवाल होते हैं। अगर अब आसानी सवाल आते हैं और ये हाई स्कूल की, इंटर की और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो, ताकि हम आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। धन्यवाद।